नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी। आज का ये वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। उनके पेपर फर्स्ट जो इन्वायरमेंट साइंस है उसका पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड चल रही है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ को मैनेज किया जाता है और कंजर्वेशन के क्या क्या तरीके हैं और किसी भी जीव को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि 1969 में जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो शेर था और 1973 में शेर के स्थान पर टाइगर है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। शेर क्योंकि इस ड्यूरेशन में इनकी जो नंबर्स है बहुत ज़्यादा थे और धीरे धीरे ये जैसे कि ये मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात आदि क्षेत्रों में थे, लेकिन इनको नंबर्स जो है धीरे धीरे ख़त्म होती गई और आज केवल गुजरात के गिरवन जो क्षेत्र है, गिर वन एक जगह है गुजरात में, वहीं पर ही सीमित रह गए हैं। और 72 में राष्ट्रीय पशु जो कि बंगाल टाइगर ने ले ली इसकी प्लेसेस, लायन की जगह। राष्ट्रीय पशु शेर की जगह लायन को रखने टाइगर को स्थान देने की मेन जो रीज़न था वो ये था क्योंकि जो लायन है वो इन क्षेत्रों में पहले बहुत अधिक संख्या में थे, लेकिन धीरे धीरे वो सिमट गए, विलुप्त होते चले गए, उनका नंबर जो है वो कम होता गया। बाद में जब टाइगर को रखा गया उस समय हमारे पूरे भारत देश में उनका जो नंबर था, संख्या थी, बहुत अधिक थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो गए और अब उनको विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स बना के उनको सुरक्षित रखा जाता है। ये जो टाइगर है ये बिल्ली जो जाति है उसकी विभिन्न हम देख सकते हैं। यहाँ पे लियोपार्ड होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के इन पे पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग जातियाँ इनमें पाई जाती हैं और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड होता है। हमारे देश में भी ये 16 राज्यों में उपस्थित थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगी और फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट के थ्रू अब उनकी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो कोई भी जो जीव है जाती है उनको सुरक्षित रखना पूरे हमारे इकोसिस्टम या पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षित क्षेत्र हमारी एक एक्ट लाए गए हैं जिनके थ्रू उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। कानून बहुत ज़रूरी है, उसी के बेस पे हम किसी भी क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र कह सकते हैं। तो यहाँ हम आज वही पढ़ने जा रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण के तहत जो सुरक्षित क्षेत्र हैं उनकी क्या विशेषता होती है, उनके क्या लाभ होते हैं। अधिनियम के तहत 5 प्रकार के सुरक्षित क्षेत्र स्पष्ट किए गए हैं और वो इस प्रकार से, जैसे कि अभयारण्य, हमने कई अभयारण्यों के बारे में सुना है और ये जो अभयारण्य होते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो जीव हैं जो वहाँ रहते हैं उनको प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है और बिना मानवीय हस्तक्षेप के वो वहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्षेत्र होते हैं जिसमें कि लुप्त प्रजातियाँ जिनको कि अवैध शिकार या शिकारियों से बचाया जाता है। यहाँ पर जो जीव हैं उनका व्यवसाय के लिए उनको संरक्षित नहीं किया जाता, ना उनका शोषण किया जाता है, किसी भी प्रकार के नेचुरल तरीके से उनको ब्रीड करने दिया जाता है। यहाँ पर ना तो जीवों को पकड़ने में मारने की अनुमति नहीं होती है। राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। अब जैसे कोई भी प्लेस है जहाँ पर कि जीवों की संख्या अधिक है तो ये राज्य सरकार, किसी भी देश की राज्य सरकार के द्वारा कि जो एक आप जानते हैं राज्य सरकार में विधानसभा सत्र वगैरह चलते हैं, तो यहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, एक
अमेंडमेंट लाया जाता है कि इस क्षेत्र को अभयारण्य में घोषित किया जाए, यहाँ पे इतने जीव हैं। ये इस तरह का पहले रिसर्च होता है, उसके बाद इस प्रकार की कंडीशन होती है। और इनकी जो सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन भी ये राज्य विधानमंडल के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पर जो अभयारण्य होते हैं उसमें लकड़ी की कटाई, लघु वन उत्पादों का संग्रह, निजी स्वामित्व या कुछ भी जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो तब तक अनुमति की जाती है जब तक वहाँ पर जीवों को नुकसान ना हो। जैसे ही अगर किसी भी गतिविधि से जीवों को किसी प्रकार की हानि है तो उसको अनुमति नहीं दी जाती। अभयारण्यों की सीमाएं आमतौर पर निश्चित व परिभाषित नहीं होती हैं। यहाँ पर इस क्षेत्रों में जो शोध करता है, जो भी किसी जीव पर अध्ययन करना चाहते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो वहाँ पर अध्ययन के लिए अनुमत किए जाते हैं, वहाँ रह सकते हैं। मुख्य वन्य जीव वार्डन जो नियंत्रित करने का अधिकार, प्रबंधन और सभी अभयारण्यों को बनाए रखने, वन्य जीवन, वैज्ञानिक अनुसंधान, फोटोग्राफी और जो जितने भी रहने वाले वहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं, वैध व्यापार के लेन देन के अध्ययन के लिए प्रवेश या अभयारण्य में निवास के लिए व्यक्तियों को अनुमति प्रदान कर सकते हैं। अभयारण्यों को जो भी अभयारण्य है उनको राष्ट्रीय उद्यानों में भी अपग्रेड किया जा सकता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जो कि कच्छ रण गुजरात में स्थित है। तमिलनाडु में है वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, ये भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध है। एक्चुअली में जो अभयारण्य होते हैं वहाँ पे इतना प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क होते हैं वो वहाँ पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए वो निषेध होता है। राष्ट्रीय उद्यानों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अब यहाँ पर भी वही टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें विधानमंडल के द्वारा ही उनकी परिसीमा को परिवर्तित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण की रक्षा करना है। राष्ट्रीय उद्यानों में परिदृश्य जीव जंतु वनस्पतियों अपनी प्राकृतिक अवस्था में मौजूद हैं। उनकी सीमाएं निश्चित और परिभाषित हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मानवीय गतिविधियाँ अनुमत नहीं होती हैं। यहाँ पशुओं को चरने और निजी काश्तकारी अधिकारों की अनुमति नहीं होती है। वन्य जीव अधिनियम की जो अनुसूचियां हैं उनमें उल्लेखित प्रजातियों को शिकार या कब्जा करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड बाय अनुसूचियां पढ़ेंगे जिसमें कि प्रजातियों के नाम दर्ज होते हैं और उनका शिकार करना, उन्हें पकड़ना ये अनुमत नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी राष्ट्रीय उद्यान में किसी वन्य जीव को नष्ट, हटा या शोषण नहीं करेगा या किसी जंगली जानवर के आवास को नष्ट या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी भी जानवर को राष्ट्रीय उद्यान के भीतर उसके आवास से वंचित नहीं कर सकता। उन्हें अभयारण्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है Y2 कि अगर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे तो राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य का दर्जा दे, ऐसा नहीं है। उदाहरण जैसे कि कर्नाटक के बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू और कश्मीर के हेमिस नेशनल पार्क और असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है संरक्षण भंडार। राज्य सरकार स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श के बाद एक क्षेत्र को संरक्षण भंडार के रूप में घोषित कर सकती है। ये तीसरा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में राज्य सरकार किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को स्थानीय समुदाय या किसी ऐसे व्यक्ति के परामर्श के बाद सामुदायिक आरक्षित के रूप में घोषित कर सकती है जिसने स्वेच्छा से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम किया हो।
नेक्स्ट हम बहुत टाइगर रिज़र्व एरिया पढ़ते हैं, जहाँ पर कि टाइगर जो भी हमारे राष्ट्रीय पशु हैं उनको संरक्षण के लिए इस तरह के रिज़र्व एरिया बनाए जाते हैं। यह क्षेत्र भारत में बांधों के संरक्षण के लिए आरक्षित होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर घोषित किए जाते हैं। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें नेशनल जो टाइगर रिज़र्व एक समिति है या प्राधिकरण है उनकी सिफारिश पे ही बनाए जा सकते हैं। संशोधित वन्य जीव अधिनियम वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों दोनों में वन्य उपज के किसी भी व्यावसायिक शोषण की अनुमति नहीं देता है और स्थानीय समुदाय को केवल उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के लिए ही वन उपज एकत्रित करने की अनुमति है। अब हम रिज़र्व जो एरिया है, जैसे कि बायोस्फीयर रिज़र्व एरिया, ये यूनेस्को द्वारा सुरक्षित क्षेत्र होते हैं और उनके द्वारा ही उस क्षेत्रों को फंड दिया जाता है। बायोस्फीयर रिज़र्व पौधे व जानवरों को संरक्षण के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। यह उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी पुनर्स्थापित करता है। वह उस क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण करता है। भारत में सरकार द्वारा स्थापित 18 बायोस्फीयर रिज़र्व है जो प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। इस क्षेत्र को बफर जोन प्रदान किया गया है जो कुछ आर्थिक उपयोगों के लिए खुले हैं, न केवल वनस्पति और जीवों बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों को भी रक्षा की जाती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1971 में की गई थी। बायोस्फीयर जो होता है ऐसा क्षेत्र है जो कि यूनेस्को द्वारा डिसाइड किया जाता है वहाँ पर किस प्रकार की प्रजातियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग, और इनमें कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र होते हैं जैसे कि कोड जोन, बफर जोन और मुक्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में किसी भी मानवीय, जैसे कि हम अगर अभी डायग्राम देखेंगे, कोड जोन अगर कोई भी ऐसा रिज़र्व बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, जैसे कि हम जानते हैं अभी हमने पढ़ा कि भारत में 16 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं और यहाँ पर जो कोर जोन है जो कि सबसे अंदर की तरफ होता है, फिर बफर जोन होता है, फिर मुक्त जोन होता है। कोर जोन इस क्षेत्र में किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। बफर जोन यह मुख्य क्षेत्र को घेरता है जहाँ सीमित पहुँच स्थानीय लोगों को संसाधन जुटाने की अनुमति देता है। थर्ड है मुक्त क्षेत्र। यह सबसे बाहरी क्षेत्र है जहाँ पर कि मानव बस्तियाँ संसाधन एकत्रित करने के लिए खुला होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक जोन है बायोस्फीयर रिजर्व के, जिसमें ये कोर एरिया है, ये बफर एरिया है और ये ट्रांजिशनल जोन है। तो यहाँ पर ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इट मे बी described as natural area that are generally used for scientific study. A list of biosphere in India are core, buffer and restoration and culture transitional zone. जैसे कि हम ये एक और डायग्राम जिसमें कि हम देख सकते हैं, ये कोर एरिया है रेडिश पिंक कलर का और ये बफर जोन और ये वाइट सा ट्रांजिशनल जोन। कोर एरिया जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं है, यहाँ घर भी नहीं बने हुए हैं जैसे हम देखेंगे, केवल मॉनिटरिंग की जाती है और रिसर्च पर्पस से इन क्षेत्रों को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद जो ये बफर जोन है, यहाँ पर एजुकेशनल ट्रेनिंग का काम किया जाता है, रिसर्च स्टेशंस होते हैं, यहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है और जो टूरिस्ट क्षेत्र होता है, कुछ घूमना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, वो केवल इस क्षेत्र में आते हैं। और बफर जो जोन है वहाँ पर लोगों की घर भी हम देख सकते हैं, यहाँ लोग रहते भी हैं, सेटलमेंट रहता है। ये यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र होते हैं। अब इनके जो क्या यूजेस हैं बायोस्फीयर के, यहाँ पे संरक्षण मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स निवासियों को प्रभावित किए बिना प्रजातियों, पारिस्थितिकी तंत्र, आनुवंशिक विविधता और परिदृश्य का संरक्षण किया करता। मतलब यहाँ पे
जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, उनको हटाया नहीं जाता। वो वहाँ रहते हैं और जिस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा होता है वो वहाँ चलता रहता है। विकास यहाँ आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास सहित सतत विकास सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, मरम्मत। बायोस्फीयर रिजर्व पारिस्थितिकी तंत्र और आवासों को हुई किसी भी नुकसान को बहाल करता रहता है यहाँ पर। और ऐसे क्षेत्र में एजुकेशन और जो रिसर्च होती है उसके लिए अनुसंधान जिसे कहते हैं, ये क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः स्थापित करने, संरक्षित करने और विकसित करने के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। शोध उन परिदृश्यों को फिर से बनाने के तरीके प्रदान करते हैं जो मानव गतिविधियों से प्रभावित हुए हैं। भूमि उपयोग योजना इन क्षेत्रों में पाए जाने वाली सभी सार्वजनिक संस्थाएं, किसान, वैज्ञानिक, जमींदार, उद्योग और संरक्षण समूह व्यापक भूमि प्रबंधन की तलाश में एक साथ काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पानी के झरनों की रक्षा करना, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना, और ये इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इन जोन्स में होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची। हम यहाँ पर 6 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो जीव है जिनको सुरक्षित किया जाता है उनकी कैटेगरीज को यहाँ देखेंगे। जैसे कि अनुसूची प्रथम या फर्स्ट, इसमें क्या किया जाता है, जो कि ऐसी प्रजातियाँ जो लुप्त प्राय होती हैं उनको शामिल किया जाता है। अब जो प्रजाति लुप्त होने वाली हैं उन प्रजातियों का शिकार करना, उनको पकड़ना, उनको नुकसान पहुंचाना, जब तक कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए ऐसी कंडीशन तक उनको संभाल के या ऐसे सुरक्षित करके रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। इस अनुसूची के तहत प्रजातियों को मानव जीवन के लिए खतरे को छोड़कर पूरे भारत में शिकार करने के लिए एकदम रेस्ट्रिक्शन होता है। इस सूची में प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन जानवरों का व्यापार प्रतिबंधित होता है। इनको कहीं, अगर कोई इन जानवरों को कहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जा रहा है तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि वो प्रतिबंधित है। जैसे कि टाइगर, ब्लैक बग, हिमालय ब्राउन बेयर, ब्रो एंटलेट डियर, ब्लू व्हेल, कॉमन डॉल्फिन, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, हॉर्नबिल, इंडियन गजेल आदि, ये सब अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। नेक्स्ट, अनुसूची सेकंड। इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इनका व्यापार भी प्रतिबंधित होता है। इनका जो मानव जीवन की, जैसे कि ऐसी जगह हम हैं जहाँ पर ये हमें नुकसान पहुँचाते हैं तब हम इनको मार सकते हैं, अदरवाइज़ इनका शिकार करना अवैध है। जैसे कि अस्मिया, मकाक, बंगाल हनुमान, लंगूर, इंडियन सिवेट, इंडियन फॉक्स, इस प्रकार की फ्लाइंग गिलहरी, आप जानते हैं उड़न गिलहरी, हमारे राजस्थान में मिलती हैं। नेक्स्ट, अनुसूची थर्ड और फोर्थ। यह सूची उन प्रजातियों के लिए है जो लुप्त प्राय नहीं हैं। इनमें संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहले 2 अनुसूचियों की तुलना में यहाँ कम है। एग्जाम्पल, लकड़बग्गा, हिमालय चूहा, शाही उड़ने वाली लोमड़ी, मालाबार ट्री टॉड, एक्सेट्रा। देन अनुसूची 5। इस अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल किए जाते हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। जैसे कि काफ़ी सारे जीव हैं जिनको भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। समुद्री जीव है, और जैसे कि चूहा, चमगादड़ आदि। देन नेक्स्ट जो है अनुसूची, इस
सूची में ऐसे पौधे शामिल किए जाते हैं जिनकी खेती करना अवैध है, मतलब उनको खेती नहीं की जाती जिनकी, जैसे कि घड़े का पौधा। ये कुछ इस तरह के पौधे होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरा होते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, शाकाहारी। जैसे आप जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो भूमि से जल और मिनरल्स लेते हैं, लेकिन ये जो घट पादप है, घड़े का पौधा जिसे कहते हैं, ये कुछ इंसेक्ट या ऐसे जीवों को खाते हैं। नीला वंदा, लाल वांदा, कूट आदि ये हानिकारक पौधे हैं जिनकी खेती करना मना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो किसी भी प्रजाति के संकटग्रस्त होने या विलुप्त होने के कारणों को हम पढ़ेंगे कि वो क्या वजह है जिनसे वो विलुप्त हो चुके हैं। जितने भी कारण हैं उन सबको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ा जाएगा। थैंक यू।